आज के सेशंस में हम लोग चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशंस करेंगे और इस चैप्टर को समझने का ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, फिर से हम लोग एनसीईआरटी के गो थ्रू इसलिए जा रहे हैं बारी बारी से क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ भी ऐसा टर्म्स नहीं हो, कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं हो जो कि छूट जाए, क्योंकि नोट्स में सारी एक्टिविटी को कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक बार नोट्स का भी हम लोग डिस्कशंस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का पेस मैथ्स में भी अच्छा है और साइंस में भी ठीक ठाक है। हम लोग पीछे नहीं है, स्कूल के पैरेलल चल रहे हैं या किसी स्कूल से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी के गो थ्रू हम लोग डिस्कस करें ताकि मैक्सिमम पॉइंट्स जो भी एक्टिविटी वगैरह है वो हम लोग साथ में डिस्कस कर लें। फिर हम लोग नोट्स पे चलेंगे और नोट्स को भी एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पिछला चैप्टर था, इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line in the term of its position, velocity and acceleration। इसके पहले जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है मोशन के बारे में पढ़ा था। मोशन को डिस्क्राइब करने वाले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कशंस किया था। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था? तो डिस्टेंस के बारे में डिस्कशंस किया था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, स्पीड के बारे में पढ़ा, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, एक्सेलरेशंस के बारे में पढ़ा और उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के बारे में भी हम लोगों ने पिछली चैप्टर में पढ़ा। वी सॉ दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। हमने देखा था मोशन या तो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, then such a type of motion is called as uniform motion. But if any object traveling unequal distance in equal time interval, then we can say that that object is moving with non-uniform motion. So we have already studied these informations in the previous chapter. We have not yet discovered what causes the motion। अभी तक हम लोगों ने ये नहीं समझा कि मोशन के पीछे का कारण क्या है, क्यों कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आता है या कोई ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट क्यों स्टॉप हो जाता है। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम? डू ऑल मोशंस रिक्वायर अ कॉज? इफ सो, what is the nature of this cause? This chapter we shall make an attempt to quench all the curiosity। इन सारी क्यूरियोसिटी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं कि मोशन का कॉज क्या है। ठीक है, सो फॉर मेनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स कॉज हैड पजल्ड साइंटिस्ट एंड द फिलोसफर्स। ऐसा नहीं है कि मोशन के बारे में हमेशा से हम लोग समझने का ट्राई करते रहे। ठीक है, a ball on the ground when given a small hint, a ball on the ground when given a small hit does not move forever। एक बॉल है आपके ग्राउंड पे, उसको हिट करो एक डंडे से या एक हॉकी स्टिक से, क्या ये हमेशा ही चलता रहेगा? ना, ये कुछ डिस्टेंस के बाद क्या होगा, रुक जाएगा। सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस remained the belief until the Galileo and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand। तो हमें ऐसा लगता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं पुश करूं या पुल करूं या उस पर फोर्स लगाऊं तो हर एक ऑब्जेक्ट सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रेस्ट में आ जाता है। तो हमें लगता है कि रेस्ट एक ऑब्जेक्ट की नेचुरल टेंडेंसी है। ठीक है, बट ये समझना गलत है और इसके बारे में गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने एक डिफरेंट अप्रोच दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि रेस्ट हमारा क्या है, एक नेचुरल स्टेट है। इन्होंने कुछ अलग अप्रोच दिया। क्या अप्रोच दिया, इसके बारे में अभी हम लोग समझने वाले हैं। So in our daily life we observe that the some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, या कोई ऑब्जेक्ट हमारा स्टॉप में मूविंग है और उसको स्टॉप करना चाह रहे हैं तब भी वहां पे कुछ ना कुछ हमें एफर्ट्स तो लगाना ही पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ तक का जो डिस्कशन है आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? कहीं पर भी कुछ भी अगर नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना है, बैठे नहीं रहना है कि बैठे रह रहे सर अपना डिस्कस कर रहे हैं 2 4 5 बच्चों के बीच में और हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इक्वली सारे बच्चों को पार्टिसिपेट करना है और जहाँ कहीं भी लगे कि प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज वहां से सारे ठीक से बैठो। ठीक है, तो पूछते हुए आगे बढ़ना है। The concept of the force is based on this push, hit or the pull. Let us now ponder about a force. What is it? In fact, no one has seen, test and felt the force. Force को आपने कभी देखा है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है ना? In fact, no one has seen, tested and felt a force. However, we always see or feel the इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। फोर्स को हम लोग नहीं देख सकते हैं, ना एक्सपीरियंस कर सकते, मगर बट उसके इफेक्ट को हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो उसका इफेक्ट है, किसी बॉल पे आपने फोर्स लगाया तो वो मूव करने लगा, मूवमेंट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, जिसको आप देख रहे हो। आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और उसका साइज छोटा हो गया, तो ये जो साइज का छोटा होना, ये क्या है? इट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। सो इफेक्ट को वी कैन एक्सपीरियंस। So pushing, hitting and pulling of an object of the objects are always of bringing object in motion. They move because we make a force act on them. किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप हिट करो या उसको पुल करो या उसको पुश करो तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा। From your studies in the earlier classes, you are familiar with the fact that force can be used to change the magnitude of the velocity of an object or to change its direction of the motion. आपने पिछले क्लास में ये पढ़ रखा है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, या तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है या उसके मोशन के डायरेक्शंस को आप क्या कर देते हो? चेंज कर देते हो। जैसे कि आपका एक फुटबॉल गेम है, वहां पे एक प्लेयर ने फुटबॉल को इस डायरेक्शन में हिट किया, दूसरे प्लेयर ने इस डायरेक्शन में हिट किया, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं? मोशन के डायरेक्शंस को चेंज कर रहे हैं और साथ में उसके वेलोसिटी को भी क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। वी ऑल्सो नो दैट अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ फोर्स मोशन में ही बदलाव नहीं लाता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में भी क्या करता है? बदलाव लाता है। जैसे कि इस सिचुएशन में देख रहे हो, स्लिंकी का साइज हमने क्या कर दिया है? यहाँ पे बड़ा कर दिया, इस पे फोर्स लगा के। ये बॉल ऐसा था, इस पे फोर्स लगाया तो क्या हो रहा है? इसका भी साइज बदल जा रहा है। तो फोर्स के ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। फोर्स आप लगा के वेलोसिटी बदल सकते हैं, फोर्स आप लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शंस को बदल सकते हैं, मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं फोर्स के। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, सो इन द फिगर 8.3 shows a wooden block on a horizontal table. horizontal table पे हमने एक wooden block रखा है। ठीक है, two strings x and y are tied to the two opposite faces of the block as shown. If we apply a force by pulling the string x, the block begins to move to the right. अगर x वाले स्ट्रिंग पे आप फोर्स लगाओ तो ब्लॉक हमारा राइट को मूव करेगा। ठीक है, similarly, if we pull the string y, the block moves to the left. But if the block is pulled from the both the sides with the equal force, the block will not move. But x और y दोनों ही स्ट्रिंग को इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स से अगर मैं खींचूं तो ब्लॉक अभी भी क्या रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा या नहीं रहेगा? सो सच अ फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। और इस तरीके के फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्सेस कहेंगे। एंड डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जब कभी भी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कहाँ घूम रहे हो? रिजल्ट नीचे जाएगा। हाँ, फिर से बता। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे कि टेबल पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें मैंने दो स्ट्रिंग लगाए, एक एक्स स्ट्रिंग लगाया, एक वाई स्ट्रिंग लगाया। आप एक स्ट्रिंग को अगर खींचो तो आपका ऑब्जेक्ट एक्स
स्ट्रिंग की तरफ जाएगा, यानी कि राइट साइड में जाएगा। अगर लेफ्ट वाले साइड वाले, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो, अगर लेफ्ट साइड वाले स्ट्रिंग को आप खींचो तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाली साइड में जाएगा। बट आप लेफ्ट और राइट में दोनों ही डायरेक्शन में आप इक्वल फोर्स के साथ आप खींचेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, वहीं पे रहेगा जहां पे था। तो कह रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स लगता है तो वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, हाँ, मोशन में क्या मतलब, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो हो गया ना, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, बैलेंस फोर्स का मतलब इधर 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया, तो नेट फोर्स कितना है, जीरो। यानी कि अभी भी इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसमें आपने 5 न्यूटन का फोर्स राइट में लगा दो और 5 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट में लगा दो। मान लो कि उस पर पहले लगाया था 10 न्यूटन का फोर्स और उस 10 न्यूटन के फोर्स के कारण वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। अब उस 10 न्यूटन का फोर्स तो लगाया ही है, आपने 5 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट में लगा दिया और 5 मोशन न्यूटन का फोर्स राइट से लगा दिया, तो क्या ये लेफ्ट और राइट में मूव करेगा, नहीं, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में वो जाता रहेगा। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट या रेस्ट में हो या मोशन पे में हो, अगर उस पर बैलेंस फोर्सेस लगेंगे तो वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को हमेशा ही मेंटेन रखेगा, चाहे वो रेस्ट का स्टेट हो चाहे वो मोशन का स्टेट हो। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में दो ही स्टेट है, कोई ऑब्जेक्ट दो ही स्टेट में हो सकता है, या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन which two opposite forces of the different magnitude pull the block। अब हमने कंसिडरेशन चेंज किया, पहले हमने लेफ्ट और राइट में 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब हमने कहा कि इधर 8 न्यूटन का फोर्स लगा देता हूं, इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा देता हूं। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा राइट में मूव करेगा क्योंकि राइट में हमने ज्यादा न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। इसी तरीके से अगर लेफ्ट में आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और इधर 3 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, लेफ्ट में मूव करेगा। सो यहाँ पे जो फोर्स इसके ऊपर में लग रहा है ये एक क्या है, ये सारे फोर्सेस क्या है, अनबैलेंस फोर्सेस है। तो नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। सो उसी फैक्ट को यहाँ पे बता रहा है। नाउ लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन विच टू ऑब्जेक्ट forces of the different magnitude pull the block. In this case, the block would begin to move in the direction of the greater force। जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा उस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूवमेंट स्टार्ट करेगा। Thus the two forces are not balanced and the unbalanced force acts in the direction of the block moves। तो unbalanced force किधर लग रहा है, तो उधर लग रहा है जिस डायरेक्शन में आपका ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, दिस सजेस्ट दैट एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इट इन मोशन। सो आप कह सकते हो कि अनबैलेंस्ड फोर्स हमेशा ही ऑब्जेक्ट के स्टेट में क्या लाएगा, चेंजेस लाएगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में आ सकता है, या ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट में आ सकता है, या उसकी स्पीड में कोई ना कोई बदलाव तो जरूर ही आएगा। What happens when some children try to push a box on a rough floor? अब एक बॉक्स है, यहाँ पे कुछ बच्चे चाह रहे हैं इसको क्या करें, हम लोग पुश करें। इफ दे पुश दे the box with the small force, the box does not move because the friction acting in the direction opposite to the push। तो अगर यहाँ पे कोई बच्चा, दो बच्चे यहाँ पे मिलके इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में पुश करना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन हमेशा ही क्या होता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शंस में क्या करता है, लगता है, एक्ट करता है। सो अगर आप मान लो आप डायरेक्शन चेंज कर दो, आप इस डायरेक्शन में पुश करने लगो तो फ्रिक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगना स्टार्ट होगा। तो जिस डायरेक्शन में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हो हमेशा ही फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यहाँ तक सारे बच्चों को बातें समझ में आ रही है? हाँ, हाँ, जितना फोर्स लगाए उतना ही फ्रिक्शन। ठीक है, ये एक ऐसा राक्षस है, अगर तुम थोड़ा सा और फोर्स बढ़ाओगे तो ये भी अपने आप को बढ़ाएगा, बट ये अपने आप को एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। ठीक है ना, जैसे तुम लोग बदमाशी करते हो,
मैं तुम्हारी बदमाशी को सहन करता रहता हूँ। तो एक सर्टेन लेवल तक तुम बदमाशी कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हाँ, शांत हो जाओगे तुम, ठीक है। इसी तरीके से अगर फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जब आपने धीरे से इसको पुश किया होगा तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अब थोड़ा सा और जोर से आपने पुश किया तो थोड़ा सा फ्रिक्शन और भी बढ़ गया, बट अगर आपने थोड़ा सा और जोर से पुश किया तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करने लगा है। यानी कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। इस डायरेक्शन में मूव करने के कारण कह सकते हो कि अनबैलेंस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो so this friction force arises between the two surfaces in contact, in this case between the bottom of the box and the floor's rough surface. It balances the pushing force and therefore the box does not move. In the figure 8.4b, the children push the box harder but the box still does not move. This is because the friction force still balances the pushing force. If the children push the box harder still, the pushing force becomes bigger than the friction force. There is an unbalanced force. There is an unbalanced force. So the box starts moving. अब यहाँ पे क्या लग गया, एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। यहाँ तक क्या कौन सा फोर्स लग रहा था, बैलेंस, यहाँ पर भी बैलेंस। अब यहाँ पे लगा अनबैलेंस, और अनबैलेंस फोर्स के कारण ये बॉक्स हमारा क्या होगा, मूव करने लगेगा। तो मूवमेंट के पीछे का कारण, या कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, उसकी स्पीड में अगर बदलाव आ रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। What happens when we ride a bicycle? When we stop the paddling, the bicycle begins to slow down. This is again because of the friction force acting opposite to the direction of the motion. आप जब साइकिल चलाते हो तो पैडल जब तक मारते रहते हो, साइकिल आपकी आगे जाती रहती है। जैसे ही पैडल मारना स्टॉप कर देते हो, धीरे धीरे साइकिल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसके भी पीछे का कारण क्या है, आपका फ्रिक्शन फोर्स है। In order to keep the bicycle moving, we have to start paddling again. It thus appears that an object maintains its motion under the continuous applying a unbalanced force. So अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को continuously आप मोशन में अर्थ पे रखना चाह रहे हो, तो आपको continuously उस पे फोर्स क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। क्योंकि अर्थ पे बिना फ्रिक्शंस, हर एक जगह पे आपको कहीं ना कहीं फ्रिक्शन से इनकाउंटर ही होना पड़ेगा। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही है? ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स के कारण आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है और कंटिन्यूअसली मोशन में रखना है, तो आपको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में हमेशा ही अनबैलेंस फोर्स लगा के ही रखना पड़ेगा। ठीक है। हाउएवर इट इज क्वाइट इनकरेक्ट। ठीक है। It is thus appears that an object maintain its motion under the continuous application of an unbalanced force. However, it is quite incorrect. अब यहाँ पे जो हमारा एजम्पशन है, जो हमारा मानना है, वो क्यों गलत है? हम लोग ये समझ रहे हैं, अभी ये समझ सकता है कोई भी बच्चा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें कॉन्टिन्यूसली मूव करवाना है तो उस पर कॉन्टिन्यूसली फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों हमने बोला? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस ही उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्या लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। बट आप कोई ऐसा स्पेस ले, कोई ऐसी जगह ढूंढे जहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर एक बार फोर्स लगा दे तो वो कॉन्टिन्यूअसली उसी फोर्स के कारण लाइफ लॉन्ग मूव कर सकता है। बट अर्थ पे इस फैक्ट को हम लोग नहीं समझ पाए पहले, क्योंकि हमेशा ही फ्रिक्शनल फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट को क्या करता है, उसके मोशन को रेसिस्ट करता है। इवन आप एयर में भी जब ट्रेवल करते हैं तब भी यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन वर्क करता रहता है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। हम लोग किस में डूबे हुए हैं, तो एयर में डूबे हुए हैं। जैसे एक्वेटिक लाइफ पानी में डूबा हुआ है और पानी ही उसकी जिंदगी है, इसी तरीके से हमारी जिंदगी क्या है, हम लोग एयर के बहुत ज्यादा प्रेशर्स में दबे हुए हैं। जिस तरीके से एक्वेटिक लाइफ पानी के अंदर में दबा हुआ होता है,
फिर भी उसके लिए वो प्लेजेंट है और हमें पानी में डाल दिया जाए, उतने टन पानी में या उतने बॉटम में डाल दिया जाए, तो हमें लगेगा कि यही डेथ है या नर्क है, तो यही है। बट हम लोग भी ऐसा नहीं है कि हम लोग सब मर्ज नहीं है, हम लोग डूबे हुए नहीं है। हम लोग कहाँ डूबे हुए हैं? एयर में डूबे हुए हैं। तो एयर भी क्या करता है? फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। बट जहां पे एयर भी नहीं, जहां पे कोई कांटेक्ट फोर्सेस भी नहीं हो, किसी तरीके का फोर्स नहीं हो, एक ऐसा ग्रेविटेशन भी नहीं है, किसी भी तरीके का फोर्स नहीं है, एक ऐसा स्पेस। स्पेस का मतलब क्या होता है? एक बीच की जगह। हमारे बीच में भी तो स्पेस है। हम लोग स्पेस जैसे ही वर्ड सुनते हैं ना, तो हमारा दिमाग कहाँ जाता चला जाता है? वहां ऊपर, स्पेस। बट एक्चुअल मीनिंग क्या है? देयर इज स्पेस इन बिटवीन द ईच एंड एवरी पर्सन, है या नहीं? हमारे बीच में भी तो स्पेस है, बट इस स्पेस में कुछ है जिसके कारण इसको स्पेस नहीं कह सकते। ऐसे तो बोल देते हैं, बट साइंटिफिकली यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। क्यों नहीं स्पेस है? अगर स्पेस होता तो यहाँ पर भी किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा जर्क दे देता, वो कंटिन्यूअस मूव करता। हमारे तुम्हारे बीच में क्या है? तो एयर है। अगर ये एयर नहीं होता तो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हमारे बीच में तो कुछ नहीं होता। तो हम लोग भी हो सकता था उड़ते रहते, जैसा कि स्पेस में उड़ सकते थे। हमें तो खींच के रखा है ना, हमें बांध के रखा हुआ है, इसीलिए बंधे हुए हैं इस अर्थ के साथ, ठीक है। बट अगर नहीं बंधे होते, हम पे कोई फोर्स नहीं लगता तो हम लोग क्या रहते? चिड़िया के तरीके से उड़ते रहते, बहते रहते। हम लोग पानी कैसे पीते? क्या ऐसे डालते तो पानी, या पानी को रखने के लिए क्या कंटेनर की जरूरत पड़ती? नहीं, पानी को ऐसे रख दो, कहीं पर भी रहता। अगर पानी किसी कंटेनर में है और उसके ऊपर कैप नहीं लगा हुआ है, शांत हो जाओ एकदम, और उसको ऐसे कर देते तो क्या पानी अपने आप बाहर आ जाता? ना, स्पेस पे ऐसा होता ही नहीं। पानी को भी पीने के लिए आपको क्या करना है? फोर्स लगाना पड़ता है। हर एक चीज के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। यहाँ पे झरना नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि उसका कारण है, नहीं तो झरना भी नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है ना। कभी सोचा है प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं वो नीचे क्यों जाते हैं? ग्रेविटी के कारण जाते हैं, ठीक है ना। झरने नीचे इसलिए आते हैं, झरने का पानी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या करता है? नीचे की तरफ खींचता है, इसीलिए झरना नीचे की तरफ आता है। पेड़ से फल टूटने के बाद नीचे ही क्यों गिरता है? उसके भी पीछे के कारण फोर्स ही है, ठीक है ना। समझ में आ रही बातें? तो अगर कोई भी मूवमेंट है तो उसके पीछे अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है। सो हमने ऐसा मान लिया अर्थ पे रह के कि अगर मैं कंटिन्यूअस किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता रहूं तभी वो कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहेगा। बट ये जो थॉट प्रोसेस है, ये इनकरेक्ट थॉट प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली कोई ना कोई फोर्स लगता ही रहता है। इसीलिए हमें भी एक अनबैलेंस फोर्स कंटिन्यूअसली लगा के रखना पड़ता है। बट अगर स्पेस में हम लोग चले जाएं और वहां पे चूंकि कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, एक अनबैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा दे, तो उस अनबैलेंस फोर्स के लिए वो कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव करता रहेगा। बट मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा। एक्सेलरेटेड मोशन के लिए फोर्स जरूरी है, बट यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स जरूरी नहीं है, ठीक है। सो अब हम लोग डिस्कशंस को आगे ले चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस्ड and there is a no net external force on it. If an unbalanced force is applied on the object, there will be a change either in its speed or in the direction of its motion. फिर से इस वाले लाइन को मैं पढ़ रहा हूँ। However, it is quite incorrect, जो हमने पहले समझ लिया था कि कॉन्टिन्यूसली फोर्स लगाते रहने के कारण ही कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, ये एजम्पशन हमारा क्या है? गलत है। आयुष कहाँ हो? इधर देखो। An object moves with the uniform velocity when the forces acting on the object are balanced and there is a no net external force. कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चलता रहेगा और कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब उस पे एक बैलेंस फोर्स लगा हो या उस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा हो। जैसा कि स्पेस में, जब जैसे ये स्पेस में ये पेन था, एक बार हमने इस पे फोर्स लगाया, पहली टाइम लगा दिया और ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो अब क्या इस पे फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है, ठीक है। इस पे जीरो फोर्स है, स्टिल इट इज मूविंग। तो इस फैक्ट को बता रहा है
कि स्पेस में अगर कोई भी चीजें मूव कर रही है और वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है। वो मोशन एक्सेलरेटेड नहीं है, उसके मोशन में, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है। जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं? और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो उस पर फोर्स भी लगेगा। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, सेम वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा होगा। और अगर फोर्स लगा भी होगा तो कैसा फोर्स होगा? एक बैलेंस फोर्स होगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें सारे बच्चों को? So however it is quite incorrect, an object moves with uniform velocity when the forces acting on the object are balanced and there is no net external force on it. If an unbalanced force is applied on the object, there will be change either in its speed or in the direction of its motion. उठ जाओ, वहां से उठो, गेट अप, बीच से तुम उठ जाओ। हिमेश वहां बैठो, तुम जाके वहां पे चल जाओ। हाँ वहां चलो, ठीक है। thus to the accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required. बट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए फोर्स कैसा चाहिए? अनबैलेंस्ड चाहिए। ठीक है, and the change in its speed, और यह स्पीड को चेंज would continue as long as this unbalanced force is applied. However, if this force is removed completely, the object would continue to move with the velocity it has acquired till then. जो velocity acquire कर लेगा, मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमने continuous force लगा रखा है, 10 न्यूटन का लगा रखा है, और 10 न्यूटन के फोर्स लगाने के कारण इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकंड हो गई, और सडनली हमने फोर्स हटा लिया। ठीक है, तो ये अगर इसने अटेंड कर रखी है 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इसने अटेंड कर रखी है, तो फोर्स हटाने के बाद ये कॉन्टिन्यूसली 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो इसकी वेलोसिटी का एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे कुछ भी है ही नहीं। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में समझते हैं जरा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको अगर डिस्कस ना करो ना, सिर्फ नोट्स लिख लो, तो फिजिक्स का कोई भी मजा नहीं है। फिजिक्स को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे, उस पर डिस्कशंस होना चाहिए, उस पर क्वेरी होना चाहिए, तब जाके आपको फिजिक्स समझ में आएगा। फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए नहीं है, फिजिक्स आपके साइंस के डेवलपमेंट के लिए है, धीरे धीरे साइंस में आपकी रुचि को बढ़ाने के लिए है। ये आपको बताएगा कि साइंस में आपकी रुचि है या नहीं है। ठीक है, तो कुछ सब्जेक्ट इंडिकेटर के जैसा वर्क करते हैं आपके लाइफ में, जो इंडिकेट करता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ऐसे ही तो पता ही नहीं चलेगा, मैं बोलूंगा बहुत साइंस अच्छा है, तुम्हारे पापा बोलेंगे कि मैं तो लॉयर हूँ, बहुत अच्छा है लॉ पढ़ना। ठीक है, किसी के पापा डॉक्टर है, बोलेंगे कि डॉक्टर बन जाओ, बहुत बढ़िया है। ठीक है, किसी की बिजनेसमैन है, कहेंगे कॉमर्स पर बिजनेस पर्सन बन जाना। बट क्या पढ़ना तुम्हारे लिए सुटेबल है, ये कैसे पता चलेगा? जब तुम हर एक सब्जेक्ट को मन लगा के पढ़ोगे, तो हर एक सब्जेक्ट तुमको इंडिकेशंस देगा, इंडिकेटर के जैसा, कि हाँ इसमें तुम्हारा दिल लगता है, तो तुमको यही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो कोई भी सब्जेक्ट में पोटेंसी इक्वल ही है, जिसमें दिल लग जाए वो सब्जेक्ट पढ़ लो। सारा सब्जेक्ट बहुत बहुत अच्छा है और उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है। बट दिल किस में लगता है कैसे पता चलेगा? तो जब उसको ठीक से पढ़ोगे। मान लो कि 4 चेयर रख दे तुम्हारे पास, पूछे कि सबसे अच्छा चेयर कौन सा है, कैसे पता लगाओगे? सिर्फ और सिर्फ देख के तो पता नहीं लगा सकते, उस पर बैठ के पता लगाओगे। जो सबसे कंफर्टेबल होगा, क्योंकि चेयर का काम क्या है? सुंदरता के लिए तो नहीं लगा के रखा है। ठीक है, डेकोरेशंस के लिए तो चेयर नहीं है, चेयर कंफर्ट के लिए। तो चेयर कंफर्ट का कैसे पता चलेगा? जब आप उस पर बैठोगे। चारों चेयर पे जब बैठोगे, एक चेयर पे बैठ के नहीं डिसाइड कर सकते। एक चेयर पे बैठे लगा कि वाह ये तो बहुत अच्छा है, दूसरे पे बैठा ही नहीं, तो क्या हो जाए? आपने अच्छा वाला मिस कर दिया होगा। तो चारों पे जब बैठोगे तो कंपैरेटिव आइडिया बनेगा कि हाँ ये वाला सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, इसको खरीदना चाहिए। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट को जब मन लगा के आप पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कौन सा एक सब्जेक्ट आपके लिए ठीक है। बट मन लगा के, हार्ड वर्क करके, ऊपर ऊपर से नहीं कि एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ा कि नहीं यार इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, मैथ को थोड़ा सा मेहनत ही नहीं किया, एक प्रॉब्लम लगाया नहीं बन पाया, कह दिया कि नहीं
अच्छा है यार, उस पर मेहनत कर, उस पर काम कर, पूरा दिल लगा के पढ़, फिर पता चलेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट आपके लिए ठीक नहीं है, ये सब्जेक्ट आपके लिए ठीक है। ठीक है, तो मेहनत करना पड़ता है, इसलिए तो 10वीं तक आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने का चांस दिया जाता है। ठीक है, कि अपनी रुचि को आप समझ सके, अपने इंटरेस्ट को आप क्या सके, समझ सके। आपको 10 साल दिया है कि हर एक सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक है, सोशल साइंस पढ़ो, साइंस पढ़ो, ठीक है ना, मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, सारे लैंग्वेज वगैरह पढ़ के सब कुछ को 10 साल पढ़ के मेहनत लगा के जान लगा के आप देखो। जब जान लगाओगे तो पता चलेगा हाँ इसमें जान लगाने पे इंटरेस्ट आ रहा है, इसमें जान लगाने में इंटरेस्ट उतना नहीं आ रहा है। पर जान लगाओगे तो सब में मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि किसी में मार्क्स नहीं आएगा। सारे सब्जेक्ट में आज देखोगे 80 से अबव, बट आपको मालूम होगा 80 से अबव आने के बावजूद भी कौन सा सब्जेक्ट आपके दिल के सबसे पास है। ठीक है, तो ऐसे पता चलता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और जैसे मैं रीडिंग दे रहा हूं आपको भी ऐसे टाइम निकाल के 15-20 मिनट आधे घंटे की रीडिंग देनी चाहिए टेक्स्ट बुक की। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में समझने का ट्राई करते हैं। स्लो होगा बट यहाँ से आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा। ठीक है ना, इंटरेस्ट जनरेट करना मेन मकसद है। ठीक है ना, रुचि आ जाए, पढ़ाई में दिल लगने लगे, ये जरूरी है। सो बाय ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट on and the inclined plane, Galileo deduced that the objects move with the constant speed when no force acts on them. ठीक है, गैलीलियो ने एक्टिविटी की और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये बताया, क्या डिड्यूस किया, द ऑब्जेक्ट्स मूव विद द कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम, बिना स्पेस पे जाए। इसी अर्थ पे रख के बताया, गैलीलियो ने सबसे पहली बार बताया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स नहीं लगाया जाए तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। बट ऐसा हम लोग नहीं कह सकते थे क्योंकि गैलीलियो ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन बहुत करेक्टली, हमें तो जो आंख से दिखता है वही बोल देते हैं, बट जो आंख से दिखता है हमेशा ट्रुथ होता है क्या? हमें से आंख से तो एयर भी नहीं दिखता है, तो क्या यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है क्या? हमें आंख से तो धरती फ्लैट दिखती है, क्या धरती फ्लैट है क्या? नहीं है। तो जो नेकेड आई से दिखता है वो हमेशा ट्रुथ नहीं होता है, और जो साइंटिस्ट होते हैं वो इसी चीज को समझते हैं, जो नेकेड आई से नहीं दिख रहा है उस ट्रुथ को भी वो समझ जाते हैं। हाँ हाँ, चलते रखते हैं। जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप आया, हम लोग माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से अवेयर होते गए। आपका ये टेबल के एटम्स क्या ये लग रहे हैं कि मूव कर रहे हैं, बट माइक्रोस्कोपिक व्यू रखोगे तो लगेगा कि इसके जो पार्टिकल्स, स्प्रिंग, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, ऐसे ऐसे कर। कभी वीडियो देखा है, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा है? हाँ, ठीक है ना, उसमें आपका एटम्स जैसे लगता है कि वाइब्रेट कर रहा है, स्प्रिंग है और ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। क्या मोशन में है? कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। कहाँ बोल रहे हैं कि रेस्ट में है, कॉन्टिन्यूअस इन रेस्ट, नहीं पढ़ा है ऐसा। ठीक है, सो यहाँ पे गैलीलियो ने सबसे पहली बार बताया कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पे अगर फोर्स नहीं लगाओ तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? तो मार्बल लिया और इस तरीके का इंक्लाइन प्लेन लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया कि ट्राई किया कि फ्रिक्शंस को नेग्लेक्ट कर दे बिल्कुल ही, जैसे ऑयल डाल दिया, पाउडर डाल दो इस पे, ऐसा कुछ किया कि फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने का ट्राई किया। और इस इंक्लाइन प्लेन पे दो इंक्लाइन प्लेन, एक इधर और एक इधर। तो जब यहां से मार्बल को छोड़ा ना तो देखा कि मार्बल कहां तक जा रहा था, तो जिस हाइट से इसने छोड़ा था मार्बल को उस हाइट तक जा रहा है, फिर उस हाइट से नीचे आ रहा है, फिर उस हाइट तक जा रहा है। तो कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि इंक्लाइनेशंस को बढ़ा देते हैं। इंक्लाइनेशन हाइट अगर यहाँ पे h है तो कहा कि इंक्लाइनेशंस को बढ़ाते हुए यहां तक ले जाते हैं। ठीक है, इंक्लाइनेशंस क्या कर दिया, पहले 60 डिग्री का था, अब 30 डिग्री का कर दिया मान लो। ठीक है, तो इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है बट हाइट को उतना ही रखा। फिर से बॉल को छोड़ा, सोचा कि चलो इतने ही पे जाके ये वापस आ जाएगा ना, फिर से बॉल ऐसे करके आया और उसी हाइट तक गया। कहा कि वाह, ये तो हाँ, क्या वो वाला, इसको भी कर लो, बट एक तरफ का वो उसने कहा है कि एक तरफ को फिक्स रखा
और दूसरी तरफ से क्या किया कि कहा कि इसका इंक्लाइनेशन कहा कि और रिड्यूस कर देते हैं। अब तो और लंबा जर्नी के बाद ये एच हाइट पे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो फिर से बॉल को छोड़ा और देखा कि फिर से बॉल ऐसा नहीं हो कि यहीं से रिटर्न होके ऐसा करके आया, ये देखा कि फिर से उस हाइट तक गया। कहा कि अच्छा, कहा कि चलो और इंक्लाइनेशन कम कर देते हैं, तो एच हाइट यहाँ पे आ गया। कहा कि वाह, तो फिर से बॉल को यहाँ छोड़ा और फिर से देखा कि बॉल यहाँ तक आया और फिर से वापस होके यहाँ तक गया। कहा कि वाह, ये तो गजब अच्छा बात है, बड़ा यूनिक सा नेचर मिल रहा है। तो कहा कि अगर मैं इसको फ्लैट कर दूं तो कभी ये एच हाइट को नहीं पा पाएगा, तो ये कॉन्टिन्यूअस इस एच हाइट को पाने के लिए चलता रहेगा। तो इसी से डिड्यूस किया, इस एक्टिविटी से, इस ऑब्जर्वेशन से डिड्यूस किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर एक फोर्स लगा के आप छोड़ दें तो वो कॉन्टिन्यूअस जिस वेलोसिटी को अटेंड करेगा उस वेलोसिटी से वो कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा, क्योंकि इसी टेंडेंसी को उसने पाया। इंक्लाइनेशन धीरे धीरे कम करता गया, बट वो देखा कि ऑब्जेक्ट हाइट वही हाइट चला है, तो कहा कि इसको फ्लैट कर दे, तो फ्लैट कर दे तो वो चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक एच हाइट पे चला नहीं जाए। ठीक है भाई, इसी से तो पता चला, गैलीलियो ने इस एक्टिविटी से ही ये कंक्लूड किया। ठीक है, इस कंक्लूजन तक पहुंचा। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं भाई, बट यहाँ पे फ्रिक्शन है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन है, इसी चीज को तो समझते हुए इसने तो फ्रिक्शन को रिड्यूस किया, यहाँ पे ऑयल डाल दिया, तो यहाँ पे जो सरफेस तुमको स्मूथ लग रहा है उसके बीच में जो कर्व थे वो भी ऑयल से क्या हो गया, फिल हो गया। ठीक है ना, तो मिनिमाइज कर दिया था फ्रिक्शन को। हाँ, तो अब भी ऐसा ही, आप एक शीशे का इंक्लाइन प्लेन ले लेना और आप करके देखो। ठीक है, ठीक है, आप करके देखो, ये एक्टिविटी सब करने के लिए। सो व्हेन ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मार्बल रोल डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। इन द नेक्स्ट चैप्टर you will learn that the marble falls under the unbalanced force of gravity as it's rolled down and attains a definite velocity. By the time it reaches the bottom, its velocity decreases when it climb up, as shown in the figure 8.5b. Shows a marble resting on an ideal frictionless plane inclined on the both sides. यहाँ पे जो दोनों ही प्लेन इंक्लाइन प्लेन लिया है वो आइडियली फ्रिक्शनलेस लिया है। ठीक है, गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन अ मार्बल इज रिलीज्ड फ्रॉम लेफ्ट इट वुड रोल डाउन द स्लोप एंड गो अप ऑन द अपोजिट साइड टू द सेम हाइट फ्रॉम विच इट वाज रिलीज्ड। जिस हाइट से रिलीज किया मार्बल उसी हाइट तक दूसरे इंक्लाइन प्लेन पे जाएगा। If the inclination of the plane on the both sides are equal, then the marble will climb the same distance that is covered while rolling down. If the angle of inclination of the right side plane were gradually decreased, then the marble would travel the further distances till it reaches the original height. कहा कि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बट हाइट कहां तक जाना चाहेगा, जिस हाइट से उसको छोड़ा गया था। ठीक है, if the right side plane were ultimately made horizontal, the marble would continue to travel forever trying to reach the same height that it was released from. तो कहा कि अगर राइट वाले साइड को हम लोग हॉरिजेंटल कर दें और वहां से मार्बल अगर ड्रॉप करें तो ये कॉन्टिन्यूअसली उस हॉरिजेंटल प्लेन पे तब तक मूव करता रहेगा जब तक वो एच हाइट को पा न ले। ठीक है, it thus suggests that an unbalanced force is required to change the motion of marble, but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble. कहा कि मार्बल की इस मोशन को बनाए रखने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ मार्बल को रोकने के लिए एक अनबैलेंस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस चीज को बताया। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इट इज डिफिकल्ट टू अचीव अ जीरो अनबैलेंस फोर्स। प्रैक्टिकली अर्थ पे जीरो अनबैलेंस फोर्स कर पाना क्या है, बहुत मुश्किल है। मान लो फ्रिक्शन को जीरो भी कर दे तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही, क्योंकि आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी हैं, साथ में ऊपर से हमारा एयर प्रेशर भी लगेगा, तो अर्थ पे इस तरीके का प्रैक्टिकल यानी कि सिचुएशंस क्रिएट कर पाना क्या है, मुश्किल है। This is because the presence of the frictional force
acting opposite to the direction of motion. Thus in practical the marble stops after traveling some distance. But practically, ये तो ideal situation था, but practically जब भी आप मार्बल छोड़ोगे तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा और धीरे 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 फ्रिक्शंस के कारण रुक जाएगा। ठीक है, thus in practical the marble stops after traveling some distance. The effect of the frictional force may be minimized by using the smooth marble and a smooth plane and providing a lubricant on the top of the plane. हाँ, हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन जीरो नहीं कर सकते हैं। जिस तेल को डाले वो तेल भी तो फ्रिक्शन एक्सर्ट कर देगा, जिस लुब्रिकेंट ऑयल को भी डाले उसका भी तो होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा कुछ, वो तो फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा। उसने ऐसा उसने मिनिमाइज करके देखा, कहा कि अरे एक्सपीरियंस करके देखा, सोचा कि मैंने कम जब किया तब तो ये बहुत बार ये ऐसे ऐसे किया, और ठीक है, और एक्चुअल हाइट तक जाने का ट्राई भी किया। कहा कि अगर मैं फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, तो सोचा कि कॉन्टिन्यूअस ट्रेवल करता रहता। कुछ एक्सटेंट तक आपको सोचना भी तो है, तभी तो आप साइंटिस्ट हैं। जहां तक आपको दिखा सिर्फ वहां तक सोचे तो आप कॉमन ह्यूमन बीइंग है। सेब नीचे गिरा, बोला कि हाँ गिरेगा ही भाई, मेरे पापा ने ऐसा ही बताया था, ठीक है ना, इसीलिए सेब नीचे गिरता है। बट तुम बोलोगे नहीं पापा ने बताया था तो बताया था, बट गिरता क्यों है नीचे, ये ऊपर क्यों नहीं उड़ जाता है अपने आप। तो आप यहीं से आप नई चीजों के बारे में समझते हैं। ठीक है, जब आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं तभी तो नए चीजों को आप डिस्कवर कर पाते हैं। जो पुरानी चीजें आप उसमें सहमति जताते चले जाएंगे तो नया कुछ पा पाएंगे क्या, कभी नहीं पा पाएंगे। जो आप कहेंगे क्यों हुआ ऐसा, तो कुछ नए पाने की संभावना बनती है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स में बी मिनिमाइज्ड बाय, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ क्या पंखा गोली क्यों क्यों घूमता है, उसका कारण है, कोई भी चीज गोल कब घूमता है और लीनियर को कब घूमता है, उसका कारण है जब भी आप कपल ऑफ फोर्स लगाओगे, पेयर में फोर्स लगाओगे तो गोल घूम सकता है। ठीक है, जैसे कपल ऑफ फोर्स का मतलब है जितना फोर्स आपने आगे की तरफ लगाया उतना ही फोर्स आप पीछे की तरफ लगा दो। तो क्वाइन को कभी रोटेट किया है, कैसे करते हो, एक उंगली से मार के कर देते हो क्या ना, क्वाइन को दो उंगलियों से पकड़ते हैं और फोर्स को एक को आगे की तरफ और दूसरे को पीछे की तरफ लगाते हैं, तो इस कपल ऑफ फोर्स के कारण रोटेशन आता है। इस पंखे में भी कपल ऑफ फोर्स लग रहा है, और इसके पीछे का कारण क्या है, लट्टू नहीं है। ठीक है, इसको आप पढ़ोगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th में है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, यहां तक पढ़ेंगे फिर जाना है। न्यूटन फर्दर स्टडी, ठीक है, न्यूटन फर्दर स्टेटेड द गैलीलियो आइडियाज ऑन द फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल। न्यूटन ने गैलीलियो के इस मोशन के बारे में जो भी आइडिया दिया वो प्रिंसिपल तक नहीं पहुंच पाया, वो सिर्फ एक्टिविटी ऑब्जर्वेशंस को बताया, बट वो कोई प्रिंसिपल नहीं दे पाए। तो न्यूटन ने उन सारे आइडियाज को लिया, समझा और फिर 3 प्रिंसिपल बता दिए, 3 फंडामेंटल लॉज बता दिए। न्यूटन फर्दर स्टडीड गैलीलियोज आइडियाज on the force and motion and presented 3 fundamental laws that govern the motion of object. These 3 laws are known as Newton's law of motion. ठीक है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की जन्म कहां से हुई, तो गैलीलियो के आइडियाज से हुई। ठीक, ये तो गैलीलियो का भी पापा है। These 3 laws of laws are known as Newton's laws of motion. The first law of motion is stated as, ठीक है, यहां तक पढ़ेंगे, an object remains in a state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. क्या फर्स्ट लॉ दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक उसको कंपेल नहीं किया जाए किसी फोर्स के थ्रू, किसी अनबाइलेंस फोर्स के थ्रू। ठीक है ना, इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कशंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज का डिस्कशन हम लोग यही पे एंड करते हैं।
फिर से मिलते हैं कल की क्लास। जय हिंद।